Okay, now we are going to start chapter 14 factorization. तो फैक्टराइजेशन पिक करते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। देखिए यहाँ पे इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे। तो ये होगा 2 × 2 × 3 ए स्क्वायर को आपने लिख दिया a × a और फिर b। अब 15ab² को 15 को अपन लिख सकते हैं 3 × 5, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। फिर a फिर b² को आपने b × b। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ब्रेक करने के बाद आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। इनके ये फैक्टराइजेशन आपने किया है तो देखिए एक तो ये b कॉमन है, एक a भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद 3 भी दोनों में कॉमन है, तो 3ab ये कॉमन है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मैं 3a और b हटा दूँ तो क्या बचा, 2 × 2 4 और फिर एक भी a बचा यानी 4a बचा, और नीचे 3a और b हटा दूँ तो क्या बचा, 5b बचा। तो यहाँ पे यही चीज़ की गई है, कॉमन ले लिया गया, 3ab कॉमन लिया। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, 2 × 2 × a, सेकंड वाले में क्या बचा, 5 × b। तो यहाँ पे तो हो गया 4a, यहाँ पे हो गया 5b। तो फाइनल आंसर आपने इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ से गायब है। रीज़न, अगर बीच में कोई भी साइन नहीं है दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में किसी चीज़ को लिखना या फिर उसके फैक्टर्स बनाना। तो 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे 4a + 5b से। तो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो फैक्टराइज का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसको भी मुझे फैक्टराइज करना है। तो 10x², इसके मैंने फैक्टर्स बनाए, इसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। 10 को लिख लिया 5 × 2 और x² को x × x। फिर 18 को लिख लिया 2 × 3 × 3, x³ को 3 टाइम्स कर दिया। फिर 14 को लिख लिया 7 × 2, फिर x⁴। अब देखिए यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है और डबल x, ये देखिए मिनिमम 2x सब में है, ऊपर वाले में भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, किसी में एक्स्ट्रा है बट मिनिमम 2 तो सब में है। तो कॉमन क्या आ सकता है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है तीनों में और एक x² कॉमन आ सकता है तीनों में। तो 2x² मैंने कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 × x × x यानी 2x² कॉमन लिया। तो अब एक चीज़ देखिए, 2x अगर इसमें से कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब नीचे वाले में देखिए 2x, तो क्या बचा, 3 × 3 9 और एक और x यानी 9x बचा। तो यहाँ पे देखिए अब नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो इसलिए 5 - 9x आया। अब लास्ट देखिए 2x, तो क्या बचा, देखिए एक तो x² बचा और एक 7 बचा यानी 7x², और साइन प्लस का क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्लस था तो यही वही प्लस है। तो इस तरह से जब मैंने कॉमन लिया तो जो बचा वो मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया। और आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये दो ब्रैकेट्स के इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यानी फैक्टराइज हो गया। और ऊपर वाले और नीचे वाले में अगर आपने दोनों में ऑब्जर्व किया था तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए हुए थे। रीज़न, ये सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म में ब्रैकेट लगाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो लगाना है तो लगाइए, वरना मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर मल्टीपल टर्म्स होती तो आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। उसके भी एग्जाम्पल्स आएंगे आगे नीचे जब अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 उसी टाइप का है। यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स हैं, इन चारों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, यानी इन चारों के अंदर से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता जो कि चारों में अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पेयरिंग करता हूँ। देखिए इन दो के अंदर मैं कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे 6 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है दोनों में। और y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो y भी कॉमन लिया जा सकता है, यानी टोटल 2y कॉमन लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया 2y। अब अगर मैं 6xy में से 2y कॉमन ले लूँगा तो एक तो x बचेगा, और 6 क्या होता है, 3 × 2 होता है, तो अगर 2 हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका मतलब है एक तो 3 बचा और एक x बचा यानी 3x बचा। अब -4y में से अगर मैंने 2y कॉमन ले लिया तो देखिए 4 किससे बना है, 2 × 2 से, इनमें से एक 2 अगर मैं ले लूँगा बाहर कॉमन तो एक ही 2 बचेगा, और y भी मैं कॉमन ले रहा हूँ तो सिर्फ एक 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 2।
तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। यानी 6xy माइनस 4y में से मैंने 2y कॉमन लिया, 6xy में से 3x बचा तो यहाँ पे लिख दिया, और 4y में से 2 बचा तो वो यहाँ पे लिख दिया, और बीच में माइनस का साइन था ही, तो इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें से भी मैं कुछ कॉमन लूँगा, तो मैंने क्या किया, इसको 6 माइनस 9x को मैंने माइनस 9x प्लस 6 लिख लिया, यानी माइनस 9x को पहले लिख लिया, 6 को बाद में लिख लिया। अब ऐसे करने का रीज़न क्या है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या कॉमन मिल सकता है वो देखिए, -9 और 6 3 कॉमन मिल सकता है, तो मैंने क्या किया, दोनों में से -3 कॉमन लिया। तो जब मैंने -3 कॉमन लिया 9x में से, -9x को ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू 3 इंटू एक्स, तो इसमें से अगर मैं -3 कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 3x बचा, और 6 में से 3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए मैंने -3 तो यहाँ पे कॉमन लेके बाहर लिख दिया, फर्स्ट वाले में से 3x बचा, सेकंड वाले में से -2 बचा, वो लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया है। क्लियर है? तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन था इसको पहले मैंने ऐसे लिखा, क्या किया है मैंने, -9x को आगे ले आया और 6 को पीछे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया -9x प्लस 6। और ऐसा क्यों किया, ऊपर वाले स्टेप में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखिए हुआ क्या है, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया था 2y, तो मुझे मिला था 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2, तो वो मैंने लिख दिया। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया था -3, तो मुझे मिला था ये, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर मैं एक टर्म लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं एक टर्म लेता हूँ, तो 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, एम आई राइट? 3x माइनस 2 दोनों में देख सकते हैं आप। तो अब मैं 3x माइनस 2 अगर दोनों में कॉमन लेता हूँ, तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो इस वाले में से अगर मैं 3x माइनस 2 हटा दूँ तो मेरे पास 2y बचेगा, तो देखिए वो 2y मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस वाले में से 3x माइनस 2 अगर मैं हटा देता हूँ या कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास -3 बचेगा, तो देखिए वो -3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी ऊपर वाली टर्म्स में से मैंने 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से मुझे 2y मिला, सेकेंड टर्म में से मुझे -3 मिला जो कि कॉमन था। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। कैसे, ये समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी को अपन कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर इन द गिवन टर्म्स। यहाँ पे आपको टर्म्स दी हुई हैं, उनमें कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है, कितना पोर्शन कॉमन है। और ये जो कॉमन निकालने वाला प्रोसेस है दो टर्म्स के अंदर से, इस वाले चीज़ को अपन, इस लर्निंग को अपन आगे वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी 8 पार्ट्स हैं उनके सबके फैक्टर्स बना के लिख दिए हैं ऑलरेडी एडवांस में, क्योंकि फैक्टर्स बनाना आई होप सबको आता होगा, फैक्टर्स बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कॉमन पार्ट अपन कैसे ले रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पोर्शन कॉमन है, 2 2 3 यहाँ पे भी है और 2 2 3 यहाँ पे भी है, यानी ये पोर्शन कॉमन हो गया। तो 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 3 होता है 12, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 12 कॉमन है टोटल। जो कॉमन था उसको मैंने एक साथ प्रोडक्ट किया और बता दिया कि दोनों में क्या कॉमन है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, एक तो 2 कॉमन है, एक इसके अलावा y भी दोनों में कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो एक 2 है और एक y है, यानी 2y दोनों में कॉमन है। जो भी कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला पार्ट, एक तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पे 7 भी दोनों में कॉमन है, इसके अलावा p एंड q, देखिए यहाँ पे p एंड q और ये वाला p एंड q पिक कर लेते हैं, तो ये पोर्शन कॉमन है। तो देखिए 2 7 p q, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 7 14, p इंटू q p q, यानी 14 p q जो है वो दोनों में कॉमन है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में आप कुछ भी कॉमन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखिए 2 यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 2 नहीं है। अब x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे x नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक बात बताइए, अगर मैं तीनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कॉमन होता है, 1 सब में कॉमन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है। अब देखिए नेक्स्ट, एक तो देखिए यहाँ पे 2 तीनों में है,
उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, इस 6 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता था, ये बाय मिस्टेक मैंने 6 लिख दिया। इस 6 को क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 2। क्लियर है? तो इसको 6 ना मान के 3 इंटू 2 मान लीजिए आप। अब देखिए एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में एक 3 भी कॉमन है। ए बी सी, ए यहाँ पे तीनों में अवेलेबल है, बी भी तीनों में अवेलेबल है। तो देखिए 2 3 ए बी, तो 2 इंटू 3 6 और ए बी, यानी टोटल क्या कॉमन हुआ, टोटल कॉमन हुआ 6 ए बी। तो ये कॉमन पोर्शन है 6 ए बी। ओके, अब 6 पार्ट देखिए यहाँ पे ऊपर। देखिए 2 2 इसमें भी हैं, 2 2 इसमें भी हैं और 2 2 इसमें भी हैं। तो एक तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, डबल 2 सब में है। उसके बाद सिंगल एक्स सब में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक ही एक्स है तो सिंगल एक्स सब में कॉमन है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, तो कॉमन पोर्शन हो गया 4x। अब 7th वाला पार्ट देखिए। देखिए 2 तीनों में अवेलेबल है, इसके अलावा 5 भी तीनों में अवेलेबल है। अब देखिए Q यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। P यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों के अलावा मुझे और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, 5 एंड 2। तो 5 एंड 2 यानी 5 2 ज़ा 10, तो 10 इज़ माई कॉमन पोर्शन। अब देखिए डबल एक्स दोनों में कॉमन है, इसके अलावा डबल वाई भी दोनों में कॉमन है। तो डबल एक्स मतलब एक्स स्क्वेयर, डबल वाई मतलब वाई स्क्वेयर। तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये मेरा कॉमन पोर्शन हो गया। तो इस तरह से मैं दो टर्म्स के बीच में से कॉमन लेता हूँ। तो ये तो हुआ फैक्टराइज करके फिर उसमें से कॉमन ढूंढना। इसी प्रोसेस को अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। फैक्टराइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बट कंसेप्ट को समझने के लिए इस तरह से एक बार स्लो से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, 7x माइनस 42। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए मुझे दोनों में जो कॉमन है वो पोर्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए 42 7 की टेबल में आता है, तो 7 दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 कॉमन ले लिया। अब मैं फैक्टराइज नहीं कर रहा और फिर ऐसे कॉमन नहीं ढूंढ रहा जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में किया था। उसी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। तो देखिए 7x में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास x बचेगा, और 42 में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँगा तो मुझे पास 6 बचेगा। ठीक है, रीज़न 7 इंटू 6 क्या होता है 42। तो 42 को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा और 7 उसमें से मैं हटा लूँगा यानी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। फैक्टराइज में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्रैकेट को रीओपन करेंगे तो आपको ऊपर वाली टर्म ही वापस मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक की है। तो देखिए 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x मिलेगा, और 7 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -42 मिलेगा, यानी ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगी। अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए, 6p माइनस 12q। तो देखिए 12 और 6 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 और 12 दोनों 6 की टेबल में आते हैं। तो 6 मैंने कॉमन लिया, तो फर्स्ट वाली टर्म में तो मुझे बचा p, क्योंकि देखिए 6 इंटू पी वापस 6p मिल रहा है मुझे। और सेकेंड वाली टर्म में मुझे बचा 2q। कैसे, 6 इंटू 2q कीजिए, क्या मिलेगा आपको 12q मिलेगा। तो जब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो वापस ऊपर वाली टर्म मिलनी चाहिए मुझे। और ये मैंने कैसे डिसाइड किया, देखिए 12 एक्चुअली में क्या है 6 इंटू 2, इसमें से 6 हटा दूंगा तो 2 बचेगा, और q ऑलरेडी है तो इसलिए 2q। अब एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मैं चाहता तो इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकता था, बट सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, थर्ड देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो देखिए 7 एंड 14 7 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 कॉमन लिया जा सकता है, तो 7 एक कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर ए, तो ए भी कॉमन है दोनों में, तो एक ए कॉमन ले लिया। तो देखिए 7a स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बचा सिर्फ ए, क्योंकि 7a स्क्वायर क्या है 7 इंटू ए, तो 7a हटा लिया तो सिर्फ ए बचा, प्लस यहाँ पे बचेगा 2। क्यों, क्योंकि 14 क्या है 2 इंटू 7 इंटू ए, तो 7a हटा लिया यानी ये पोर्शन हटा लिया तो सिर्फ 2 बचा। तो इस तरह से मैंने फैक्टराइज कर दिया। चाहिए तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए या मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाया है मैंने। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज, ये मेरा आंसर है। तो अब कुछ कुछ फैक्टराइज समझ में आ रहा होगा, और कॉमन लेने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा फेमिलियर हो रहा होगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट। तो देखिए 16 और 20 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 4 की टेबल में आते हैं। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कॉमन लेंगे अपन।
तो 4 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे एक तो 4 कॉमन लिया। उसके अलावा जब नंबर देख चुके हैं अपन तो अपन वेरिएबल पार्ट देखेंगे। z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है। यहाँ पे z 3 बार है, यहाँ पे z 1 बार है, तो एक बार वाला कॉमन लिया जा सकता है, तो एक z भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, ये अंदर बचा -4 और फिर +5z²। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही कॉमन लिया है नहीं लिया है, तो आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4z -4, अगर आपको -16z मिल रहा है दैट मीन्स सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे। 5 × 4 20, z × z², 20z³। तो ये ऊपर वाला मिल रहा है एज इट इज़, यानी सही है। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया और यही मेरा आंसर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले नंबर पार्ट देखिए, 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दिस, तो 10 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो एक तो 10 लिख लिया। अब देखिए l², l 2 बार है, यहाँ पे l 1 बार है, तो एक बार l कॉमन लिया जा सकता है इसका मतलब, तो एक l भी अपन कॉमन लेंगे। उसके बाद देखिए m दोनों में है, तो एक m भी कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए 20 में से 10 हटा देंगे, 20 क्या है 10 × 2, तो 10 × 2 में से 10 हट गया तो 2 बचा। l², 2 l है यानी एक l हट गया तो एक l बचा। m सिंगल था, m हट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 2l बचा यहाँ पे। फिर प्लस का साइन, 30 में से 10 हटाया तो यहाँ पे बचा 3, 10 × 3 30। l और m हटा दिया तो सिर्फ a बचा, तो ये मेरा आंसर। और अगर क्रॉस चेक करना है सही है या गलत, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 10 × 2 20, lm × l, तो ये हो जाएगा l² m, तो ये हो जाएगा 20 l² m। अब इसी को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कीजिए इससे। तो देखिए 10 × 3 30, lm और a, तो a lm। तो एज इट इज़ ऊपर वाला वापस मिल रहा है, दैट मीन्स आपने सही कॉमन लिया है। अब 6 देखिए, 5x² y -15xy²। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 5 और 15, 5 दोनों में कॉमन आ सकता है। x² x, x यहाँ पे डबल है वहाँ पे सिंगल है, तो एक x भी कॉमन आ सकता है। और y² तो एक y भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 5 भी हटा लिया अपन ने, y भी हटा लिया और 2 x में से एक x भी हटा लिया, तो सिर्फ एक x बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक x लिख दिया। -15 में से 5 हटाया था तो 3 बचेगा। xy² में से x हट गया तो x तो पूरा कंप्लीट हट जाएगा, y² में से y हटेगा तो एक y बचेगा। तो ये मेरा आंसर। क्रॉस चेक करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलना चाहिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स सही कॉमन लिया है आपने, और आप चेक कर सकते हैं एकदम सही है अपना। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। वेरिएबल पार्ट में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक a है, b है, फिर c है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। नंबर पार्ट में देखिए 10 15 एंड 20, तीनों का एलसीएम कीजिए, आपको एलसीएम मिलेगा 5, तो 5 तीनों में कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 लिख दिया। अब देखिए 10 में से यहाँ से 5 हटाता हूँ तो 5 × 2 10 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2 और a²। फिर 15 में से अगर 5 हटाता हूँ तो 3 बचेगा, तो हो जाएगा -3b²। 20 में से 5 हटाता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 4, यानी ये 4c²। तो ये मेरा आंसर। अब आप जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, अगर दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स आपने कॉमन लेने में कोई मिस्टेक की है। अब देखिए 8 पार्ट, 4 तीनों में दिख रहा है आपको, और वेरिएबल पार्ट चेक कीजिए, ए भी तीनों में है, तो एक तो 4 कॉमन लिया जा सकता है और एक a कॉमन लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 4a कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का साइन बचेगा एक तो, और 2a में से एक a ले लिया है तो एक a बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे 4 और a, तो क्या बचा, सिर्फ b बचेगा, और यहाँ पे एक माइनस का साइन और c बचेगा। तो ये मेरा आंसर। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब 9th पार्ट देखिए, तीनों में x y z है, तो x y और z तीनों में कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए x यहाँ पे डबल है तो एक x बच जाएगा, y और z तो हट गए। यहाँ पे y डबल है तो एक y बच जाएगा, यहाँ पे z डबल है तो एक z बच जाएगा। क्योंकि देखिए x y z हट गए, यहाँ पे x और z हट गए, यहाँ पे x और y हट गए, सिंगल सिंगल थे इसलिए हट गए, जो डबल था उनमें से एक बच गया। तो ये मेरा आंसर। ओके, लास्ट पार्ट देखिए, मुझे दिख रहा है x और y तीनों में अवेलेबल है, तो x y कॉमन ले लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई लूँगा तो एक तो ए बचेगा और डबल एक्स था इसलिए एक सिंगल एक्स बच जाएगा, प्लस बी बचेगा और डबल वाई था उसमें से एक वाई बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए सी बचेगा और जेड बचेगा, एक्स वाई तो सिंगल ही था तो पूरा हट गया। तो ये मेरा आंसर। तो इस तरह से मैंने हर एक को फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जब 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है। देखिए एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। ऐसा ही कि इस वाई के साथ है और ऐसा ही कि इस नंबर पार्ट के साथ है। चारों टर्म में एक साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन है, तो इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए? तो देखिए, इन दो टर्म्स को पिक करता हूँ। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स बचा, यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे वाई बचा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट क्या किया? इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया। क्या कॉमन आ सकता है? 8 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 8 दोनों में कॉमन लिया तो फर्स्ट में से एक्स बचा, दूसरे में से वाई बचा, और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब एक चीज़ ऑब्जर्व अगर आपने की है, मैंने कॉमन इस तरह से लिया कि देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है। अब इस पूरे को एक टर्म और इस पूरे को एक टर्म मान लो और दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूँ, तो एक्स प्लस वाई कॉमन लूँगा तो बाहर लिख दूंगा। अब फर्स्ट वाले पोर्शन में से एक्स प्लस वाई अगर मैं हटा दूँ तो एक्स बचेगा, सेकेंड वाले पोर्शन में से 8 बचेगा। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग, ये होता है मेरा फैक्टराइजेशन। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल टर्म होती है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं होता, तो समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग इस तरह से भी लिख लिया जाता है, जैसा पिछले क्वेश्चंस में था 1 और 2 में। तो फैक्टराइजेशन समझ में आया? कुछ कुछ उसको फैक्टर्स करके मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिखा जाता है। अगर जैसे सपोज कीजिए इसको इस तरह से लिंक कीजिए, 6 को फैक्टराइज करना है या फिर 6 के फैक्टर्स बनाने हैं तो अपन 3 इंटू 2 लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो सेम चीज़ अपने को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करनी है, समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग। अब सेकेंड पार्ट देखिए। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स मैंने पिक की, देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 15 और 6 एलसीएम होता है 3, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। एक्स भी दोनों में है तो एक्स आ जाएगा। अब 15xy में से अगर मैं 3x कॉमन ले लूँगा तो 15 में से 3 हटाइए 5 बचेगा, xy में से x हटाइए y बचेगा, माइनस 6x, तो एक तो x तो हट गया, 6 में से 3 हटेगा तो 2 बचेगा। क्लियर है? प्लस अब देखिए जो नेक्स्ट 2 टर्म है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन होता है, तो मैंने 1 कॉमन लिया। और 1 कॉमन क्यों लिया? देखिए उसका रीज़न समझिएगा। मुझे कॉमन लेके कुछ ऐसा बनाना था 5y-2, तो मुझे 5y-2 यहाँ पे भी चाहिए था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, और दोनों में 5y-2 अवेलेबल है, तो 5y-2 दोनों में से कॉमन लेता हूँ। जब भी दो टर्म होती है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, तो ब्रैकेट लगा दिया। अब 5y-2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो इधर तो बचेगा 3x और इधर बचेगा 1, तो 3x + 1। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज, यानी समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग। अब देखिए अगेन सेम प्रोसेस, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा a + b। अब अगले वाले में से भी मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि वहाँ पे भी a + b बचे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आपने पैटर्न देखा ये। अब देखिए y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर -a -b बचेगा, बट मुझे क्या चाहिए? a + b चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ -y कॉमन लेता हूँ। तो जब -y यहाँ से कॉमन लिया तो देखिए माइनस का साइन भी आ गया और y भी आ गया, तो a बचा मेरे पास, तो अंदर मैंने a लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे y कॉमन लिया और माइनस का y लिया, तो ये माइनस का साइन भी हट जाएगा और y भी हट जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। तो b बचेगा तो प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस साइन मैं पीछे ले चुका हूँ बाहर। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने सही कॉमन लिया है या नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -y × a, तो -ay यानी सही है, -y × b यानी -by यानी सही है। ऊपर वाली टर्म अगर आपको वापस मिल रही है ब्रैकेट खोलने पे, दैट मीन्स आपने सही कॉमन लिया है। ठीक है, तो हमेशा ये चेक कर लीजिए आप। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, a + b दोनों में कॉमन है, तो a + b मैंने कॉमन लिया, इधर तो बचेगा मेरे पास x और इधर बचेगा -y। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 15 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 15 कॉमन लेता हूँ तो देखिए इधर तो बचेगा p q और इधर बचेगा 1। अब देखिए नेक्स्ट टू टर्म में मैं चाहे कुछ भी कॉमन लूँ, पी क्यू तो मुझे मिल ही नहीं सकता,
और मेरा कंसेप्ट क्या होता है, मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है ताकि यहाँ पे जो मिला है वो ही नेक्स्ट टर्म में भी मुझे मिले, ताकि मैं फर्दर कॉमन ले सकूँ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में अपन ने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था, बट यहाँ पे वो पैटर्न नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। कैसे, देखिए समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर और इसको इधर आगे पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा 15 PQ प्लस 9Q प्लस 15 और फिर प्लस 25P। अब मैं इसको भी आगे पीछे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। तो 25P प्लस 15। तो ये जो अरेंजिंग है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब देखिए मैंने क्यों किया ऐसा, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो समझ में आएगा। इन दो में देखिए क्या कॉमन है, 15 और 9 में एलसीएम लीजिए, आपको 3 मिलेगा एलसीएम, तो एक तो 3 कॉमन है और एक क्यू भी दोनों में अवेलेबल है। तो देखिए 15 में से 3 हटाएंगे तो 5 बचेगा, और पी एंड क्यू में से क्यू हटाएंगे तो पी बचेगा। अब 9Q में से 3Q हटाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो ये हो गया 5P प्लस 3। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लीजिए। तो देखिए 25 में से 5 हटाएंगे तो 5 और इधर P, 15 में से 5 हटाएंगे तो 3। अब आप देखिए 5P प्लस 3, 5P प्लस 3, यहाँ से एक टर्म है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरी टर्म है, और दोनों में 5P प्लस 3 कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वाली टर्म में तो बचा 3Q, सेकेंड वाली टर्म में बचा 5। तो ये मेरा आंसर। समझ में आया क्यों मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया, और इसी तरीके से क्यों अरेंज किया, ताकि ताकि इस वाले फॉर्म में मुझे मिल सके। यहाँ पे भी 5P प्लस 3, यहाँ पे भी 5P प्लस 3, ठीक है। तो ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट। अब देखिए अगेन, यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉमन लेता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 1Z-7। अब अगले में मुझे Z-7 बनाने के लिए देखिए मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। मेरे को इसको पहले और इसको बाद में लिखना पड़ेगा, यानी मैं -XYZ पहले लिख देता हूँ और 7XY बाद में लिख देता हूँ। तो देखिए 1, ये तो हो गया Z-7 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं -XY कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए -XY अगर हट गया तो सिर्फ Z बचा, और यहाँ पे बचा -7। -7 देखिए क्यों बचा, अब ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और XY जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7XY हो जाएगा, यानी मुझे क्या मिलेगा, +7XY, यानी ऊपर वाला एग्जैक्टली वैसा का वैसा मिलेगा। और रूल भी यही होता है, अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो मुझे ऊपर वाला वापस वैसा का वैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स मैंने कॉमन लेते वक्त कुछ गलती की है। तो देखिए -XY कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रैकेट खोलते वक्त अगर माइनस से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सेम रूल कॉमन लेते वक्त भी अप्लाई होता है। अगर माइनस आपने कॉमन लिया है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। तो देखिए ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस वाले की जगह माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और दोनों में Z-7 कॉमन है, तो Z-7 कॉमन लिया तो इधर तो बचा 1 और इधर बचा -XY। तो ये मेरा हो गया फैक्टराइज, और इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट। ठीक है, फैक्टराइजेशन पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ये वाले क्वेश्चन अपन जिस स्पीड से या जितने स्टेप्स ब्रेक कर करके कर रहे हैं, ठीक है, ये भी स्लो प्रोसेस है, इसको अपने को और फास्ट करना है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि अपन हायर लेवल के क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये स्पीड भी अभी सफिशिएंट नहीं है, तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज पे जंप करेंगे तो धीरे धीरे और स्पीड इंप्रूव होगी अपनी। ओके, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.